हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है। अपनी इस सीरीज का ये हमारा डे 2 है और अपने डे 2 में आज हम जून 2020 माह के करंट अफेयर्स के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारे मई के तीनों पार्ट कवर हो चुके हैं और साथ ही जून माह के 2 पार्ट कवर हो चुके हैं। अर्थात अगर हम टोटल आपसे बात करें करंट अफेयर्स की, हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी 6ठी क्लास है और जून माह की अंतिम। तो बिना देरी के हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 2 है। ऑलरेडी हमारे जून 2020 माह के पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर हो चुके हैं, यानी कि 20 जून तक की करंट अफेयर्स कवर हो चुकी है। ये हमारा 21 जून से लेकर 30 जून तक का करंट अफेयर्स है, अर्थात लास्ट पार्ट है 2020 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2020 का है, अभी 2021 का हमने नहीं कराया। ठीक है, तो बिना देरी के हम इसमें शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है EAG। EAG का पूरा नाम क्या है? यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में एक तरीके से इसको बोलते हैं हवाला। हवाला का मतलब क्या होता है? ये चीज़ पहले बहुत चलती थी, अब हालांकि हवाला उतना नहीं चलता है। अब ज़्यादातर इस पे गोल्ड की बातें होती हैं। ठीक है, और आजकल बहुत सारे प्रोसेस हो गए हैं, कंपनी के माध्यम से आप पैसे को इधर से उधर ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या था? वास्तव में होता ये था कि पहले जो पैसा, अपने देश का पैसा मान लीजिए हमें विदेश में भेजना है, ठीक है, तो आप सूटकेस में भर के तो नहीं ले जा सकते। तो होता क्या था, जितने डॉन भाई होते थे, जिनको आप दाऊद इब्राहिम वगैरह इन लोगों का नाम सुनते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, अलग अलग रूट के माध्यम से या कहें कि अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से आपके पैसे को विदेश भेज देते थे। ठीक है, वो पैसा गवर्नमेंट की नज़र से छिपा कर भेजा जाता था, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया गया होता था। ठीक, और वो जाके किसी फॉरेन की बैंक में इन्वेस्ट कर दिया जाता था, तो उस पैसे को बोला जाता था हवाला। क्लियर? अब बात यही है कि इसी पैसे की जब गतिविधियां यूरोप में इस समय देखने को मिली और इस पैसे का उपयोग ज़्यादातर जो टेररिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी कि आतंकवादी जो संगठन हैं, उनके द्वारा जब पैसे का उपयोग किया जाने लगा, तो यूरोप के जितने भी कंट्री हैं, यानी कि यूरेशियन कंट्री ने मिलकर ये एक मैकेनिज्म बनाया कि हम इस मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटेंगे। तो इसके लिए उन्होंने 2004 में एक रीजनल बॉडी बनाई थी, EAG। ठीक है, जो कि FATF का एसोसिएट सदस्य है। FATF क्या होता है? FATF का पूरा नाम है फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, यानी कि जो फाइनेंशियली एक्शन है, एक्शन का मतलब कि जो भी हम पैसा किसी को देते हैं, अगर उसका पैसा गलत यूज किया गया तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। ठीक है, इसमें 9 मेंबर हैं टोटल। भारत, रूस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। क्लियर? इतने सारे इसमें 9 मेंबर हैं। किसमें 9 मेंबर हैं आपके? ये जो आपका EAG है, ठीक है, यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म। उद्देश्य FATF की रिकमेंडेशन को पूरा करना, मनी लॉन्ड्रिंग की सूचना शेयर करना। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, FATF जो मैकेनिज्म है वास्तव में किन देशों का है? ये वास्तव में G7 कंट्री का एक मैकेनिज्म है। क्लियर? तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। फिर बात आती है गोल्डन लंगूर के बारे में। गोल्डन लंगूर असम, भारत, भूटान यहाँ पे पाया जाता है। ऑलरेडी UPSC ने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो पता होना चाहिए कि IUCN में इंडेंजर्ड है। इस बार जो क्वेश्चन देखो आएगा ना, वो स्पीसीज पे डिटेल में नहीं आएगा। वो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो IUCN की लिस्ट पे पूछा जाएगा। तो इसकी हम क्या करेंगे कि आपको पूरी 1 वर्ष की लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे अपने प्रीलिम्स पैड में। ऑलरेडी हमने कई की प्रोवाइड करा दी है कि कौन कौन से IUCN में इंडेंजर्ड हैं, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन लीस्ट कंसर्न है। अब यहाँ पे एक बात और बताएं, आपको इनको इंग्लिश में ही याद करना है, हिंदी में बिल्कुल नहीं याद करना है, क्योंकि हिंदी में UPSC जब ट्रांसलेट करती ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है, सुभेद दे दे, है ना, तो आप समझ नहीं पाते। तो इसलिए आपको याद रखना है, हाँ इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न है, ऐसे आपको याद करना है।
साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है चक्रशिला पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो सिर्फ गोल्डन लंगूर पर फोकस करती है। इंपॉर्टेंट है कि जो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ पे है, असम राज्य में है। तो एक बार हम आपको असम की लोकेशन दिखा देते हैं ताकि आप देख लें। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी में ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत में हम चलेंगे आज चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, ठीक है। तो अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। चक्रशिला आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए, तो ये है आपकी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। आप देख रहे हैं ट्राई जंक्शन पे बिल्कुल बनी हुई है एक तरीके से, क्लियर। तो ये आपकी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। तो आपको अब याद हो गया, कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपको क्वेश्चन दे दे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है या चक्रशिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, तो गलत मत करके आना, हाँ सर ऑप्शन क्या आएगा, असम राज्य में है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतनी बातें समझ गए। चलिए अब देखते हैं आगे हम सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पे, अरब सागर में। आपको एक क्वेश्चन दे देगा आइलैंड के बारे में कि सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पे, रियूनियन कहाँ पे, सेशल्स कहाँ पे है, मॉरिशस कहाँ पे। तो आप बता देना कि साहब ये जितने, या कोमोरस कहाँ पे। सर ये सब के सब जो आइलैंड हैं ये सब के सब कहाँ पे हैं, इंडियन ओशियन में या हिंद महासागर में, ठीक है। और सोकोत्रा ये आपका अरब सागर में है। तो आपको हम दिखा देते हैं, अरब सागर हिंद महासागर के ऊपर ही लगता है, ठीक है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है प्यारी पृथ्वी, ठीक है। अब ये प्यारी पृथ्वी है आपकी, मैंने आपको बताया सोकोत्रा आइलैंड, ठीक है। इसको ऐसे जूम करो, यहाँ आप कैसे जूम करोगे, हमें ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो रीजन, ये जिबूती का, ये आपका गल्फ ऑफ अडन है, और यहाँ पे आपका रेड सी है, बीच में आपकी कौन सी है बताइए, यहाँ पे बाबल मंदेव है, ठीक है। ये आपका पड़ता है यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सोकोत्रा आइलैंड अरब सागर में है, और अरब सागर नहीं भी देगा ऑप्शन में ना, तो आपको गल्फ ऑफ अडन दे देगा, तो आप कहोगे हाँ साहब गल्फ ऑफ अडन भी है, ठीक। तो अरब सागर में सोकोत्रा है। हिंद महासागर में कौन कौन से हैं, हिंद महासागर में आपका मालदीव है, सेशल्स आप ये देख रहे हो, ठीक है। आपकी ये ब्रिटिश इंडियन ओशियन, ये क्या है, चागोस आर्कीपिलगो। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चागोस आर्कीपिलगो है वो कहाँ पे। आर्कीपिलगो का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो आइलैंड होते हैं ना, उन छोटे छोटे आइलैंड का समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसको बोलते हैं आर्कीपिलगो, ठीक है। पहली बार जब मैं सुनता था तो बड़ी मुझे अच्छा लगता था, और ख़ासतौर पर मुझे ज्योग्राफी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। मुझे एक मैडम साहिबा ने मुझे ट्रिक बताई थी कि ज्योग्राफी को आपको कैसे मजबूत करना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है, मॉरिशस, रियूनियन, क्लियर। आप देख रहे हो रियूनियन भी है, मॉरिशस भी है, मेडागास्कर भी है, मोजाम्बिक चैनल, कोमोरस मैंने आपको दिखाया था, है ना। आपको पता होगा कि मैंने इन सभी देशों को आपको इंडियन ओशन कमीशन में भी दिखाया था, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन भी हमने कमेंट बॉक्स में पूछा था, बट आज नहीं पूछने वाला आपसे, मुझे पता है आप सबको याद हो गया है। अगला आर्टिकल है सत्यभामा पोर्टल। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए क्या करेगा, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर, यानी कि एक तरीके का पोर्टल है, ठीक है, जो डेवलप करेगा किस चीज़ को, माइनिंग सेक्शन को। जैसे आपने इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि अत्सा, शारदा ये सब चर्चा में है, ये क्या थी, ठीक है, तो आपने बता दिया था। अब कमेंट बॉक्स पे आप बताना कि दाहेज, हजीरा ये सब क्या है, ये क्यों फेमस हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हाँ कल ही तो आपने पढ़ाया था। नीति आयोग के पोर्टल एनजीओ दर्पण से इसका इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए। एनजीओ दर्पण क्या होता है, इंटरफेस का काम करता है सारे स्टेक होल्डर्स के मध्य। मतलब क्या कि जैसे खनन का ये बनाया जाएगा, ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जो खरीदते हैं वो, जो बेचते हैं वो, जो नीलामी करते हैं वो, जो ट्रांसपोर्टर हैं वो, जो मार्केट को इवेलुएट करते हैं वो, यानी कि सब के सब स्टेक होल्डर एक जगह आएंगे, वहाँ पे अपनी बातें करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे, और जो डील होगी उस डील को फाइनल करेंगे। तो गवर्नमेंट के सामने एक पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, और इससे जो बोली होती है या कहें जो नीलामी होती है वो सही से हो पाती है, ठीक है। अगला यहाँ पे आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको लिखा स्वायत्त बॉडी, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको फंडिंग जो होती है खुद से जनरेट करती है, ठीक है। और ये क्या है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री फाइनेंस है और अन्य के साथ मिलकर ये काम करती है। देखो यहाँ पे एक बात बताएं, जब भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा, कई सारी ऐसी बॉडी हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड है, वो नॉर्मल सी ऑटोनोमस ही होती हैं,
क्यों? क्योंकि वो समाज के हित में काम करती हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए नॉर्मली वो ऑटोनोमस ही होती हैं, उस पर स्टैच्यूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये कहने का कोई जिक्र ही नहीं होता, समझ गए? तो मिनिस्ट्री फाइनेंस है, कई सारी मिनिस्ट्री आपसे क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं बट पता होना चाहिए। 1976 में गठन हुआ था, इसके हेड कौन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके हेड नियुक्त किए जाते हैं, वर्तमान में इस समय उर्जित पटेल थे, वही उर्जित पटेल नोटबंदी के समय जिनको बिल्कुल बैकग्राउंड से ला के गवर्नर बनाया गया था, है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे। बाकी आपसे नहीं पूछेगा हॉर्सयू क्रैब क्या है, मतलब केकड़ा, केकड़े की प्रजाति है ये, तो आपसे नहीं पूछेगा केकड़ा क्या होता है, कहाँ से होता है, कहाँ नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन तो फंसाए जाते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज वाले, ये क्या थी बताइए, और आपको भी नहीं पता, हमें अपने घर के लोगों को तो पता नहीं होता, रिश्तेदारों का केकड़े का क्या पता होगा, है ना। कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट सपोर्ट प्रोग्राम, आपको लगता है क्वेश्चन पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और आपको मैंने क्या बताया था, एक और बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक। कमेंट बॉक्स में बताओ कि न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है किस ऑर्गेनाइजेशन का है, साथ ही किस डिक्लेरेशन के तहत गठित हुआ, और साथ ही इस पे वोटिंग का क्या सिस्टम है, ये 3 चीज़ें बताइए। एक क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन हो गए आपके आज, ठीक है, ठीक है। दाहेज और हजीरा मैंने पूछा था, और दूसरा ये आपसे पूछा। मिनिस्ट्री फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा तो इसलिए आपको इसको याद नहीं रखना है। बात आती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, आपसे पूछेगा तो नहीं, बट यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, 2018 में उसने एक ऐसा ही इंडेक्स पूछा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड जस्टिस एक प्रोजेक्ट या कहें कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्वतंत्र एक नियामक है या कहें संगठन है, जो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, इंडेक्स पब्लिश करता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का मतलब ये होता है कहाँ पर विधि के शासन को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इंडिया में सीए एनआरसी को लेकर कई सारे इशू हुए, तो उसको लेकर कहा गया कि इंडिया में रूल ऑफ इंडेक्स जो है वो वायलेट हुआ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इंपॉर्टेंट यही पूछेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड की लोकेशन है, तो आप एक बार इनकी लोकेशन को फिर से देख लो। आप लोगों को लगता होगा सर रोज रोज लोकेशन दिखाते रहते हो, घुमाने तो कभी ले नहीं गए वहाँ पे, दिखाते तो ऐसे हो जैसे कल ही चल रहे हैं हम लोग घूमने। तो बात यह है ना कि इन लोकेशन पे आज तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, और जिस दिन भी पूछ लिया तो यकीन मानना कि उस दिन नॉर्मल बच्चे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, नॉर्वे ये आपका है, स्वीडन आपका ये है, फिनलैंड आपका ये। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या स्वीडन की सीमा नॉर्वेन सी से लगती है? तो नहीं लगती। आप देखो यहाँ से बंद हो रहा है, ठीक है। नॉर्वे की अगर हम बात करें तो देखिए नॉर्वे की जो सीमा है वो फिनलैंड से भी लगती है और स्वीडन से भी लगती है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी, यही आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक और बात कि जो नॉर्वे है वो बाल्टिक सी से टच नहीं करता है ना, ये ध्यान रखना। अधिकांश बच्चों को लगता है कि नॉर्वे जो होगा वो बाल्टिक सी से टच करता है, बाल्टिक सी से नॉर्वे नहीं टच करता। बाल्टिक सी से आपका एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, रसिया, पोलैंड, ये रसिया का रीजन है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पोलैंड आपका, जर्मनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाकी आपको अधिकांशतः पता है, मैंने आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया है, प्रीलिम पैड भी प्रोवाइड करा दिया है, और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। और एक बार एक उसमें हमारा जो गर्ल्स ग्रुप है, नारी सेना जिसको बोलते हैं, उसमें भी एक बच्ची ने क्वेश्चन क्या पूछा था, देवी जी ने, कि ये बताइए सर ने किसमें कहा था कि बाल्टी से पानी भर के लाना है। मतलब देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है जब आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, तो ऐसी चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। चावलांग सुकापा क्या है? चावलांग सुकापा 13वीं सदी में असम के अहोम वंश, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद ही नहीं रखना है। इंटरनेशनल योगा डे, आपको बस इतना याद रखना है कि 2015 में पहली बार किया गया। दूसरा, इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया। तीसरा, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, ठीक है। WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी का ये एक टूल है, ठीक है, 2018 से 2030 के मध्य में, और यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट में इसे पार्टिसिपेट किया गया। ध्यान रखना, आपको जब मैंने एक ऐसे अभी कराया था एक दिन न्यू इंडिया को लेकर, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था यही चीज़, क्या कि योग हो या कुंभ हो, आज सब किस तरीके से भारत का गुणगान कर रहे हैं, है ना, यही लाइन थी। तो वही चीज़ें, योग भी है और कुंभ भी है जो यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। आपको पता होना चाहिए, दो हमारे यहाँ लिस्ट होती है, इनटेंजिबल और टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल का क्या मतलब होता है? टेंजिबल का मतलब होता है किसी चीज़ को हमने देखा, उसको स्पर्श किया।
स्पर्श करके हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, या मोटे तौर पर मैं कहूँ मूर्त रूप, ठीक है। इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त रूप, जो दिखती नहीं है। अब कहीं पे योग ऐसे दिखता तो है नहीं ना, हम करते हैं तो दिखता है। क्लियर? तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें ही आपको यहाँ पे सीखने की आवश्यकता है। फिर बात आती है गुप्त मतदान की। गुप्त मतदान का क्या मतलब होता है? गुप्त मतदान का मतलब ये होता है कि आपने किसी को वोट दिया, ठीक है, आपने किसी को वोट दिया, उसको नहीं पता है कि आपने उसको दिया है या किसी और को दिया है, उसको बोलते हैं गुप्त मतदान। खुला मतदान किसको बोलते हैं? कि जैसे अपने यहाँ इंडिया में कुछ ही ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें खुला मतदान होता है, ठीक है। खुला मतदान उसको बोलते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष का जब चुनाव होता है ना, तो कौन किसको वोट दे रहा है, ठीक है, तो वो सामने ही दिखा देते हैं कि अच्छा इतने मेंबर हैं, इतने में इन्होंने इसको दिया, इन्होंने इसको वोट दिया। या अविश्वास प्रस्ताव पत्र जब आप देखते हो ना, तब वहाँ पे खुला मतदान होता है कि अच्छा इस पार्टी के नेता ने इसमें वोट दिया, इस बिल में इसने वोट दिया, तो वो जो कराया जाता है वो खुला मतदान होता है, ठीक। गुप्त मतदान होता है चुनाव के टाइम पीरियड पे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो गुप्त मतदान होगा, ठीक है। मान लीजिए आप बीजेपी पार्टी के हैं और आप दे आए कांग्रेस पार्टी को वोट, ठीक है, कांग्रेस वाले यहाँ भी खाना खाने को मिल गया, बीजेपी वाले में भी खाना को मिल गया, दोनों को पता ही नहीं है कि किसको वोट दे के आया। तो इससे जो नागरिक हैं उनकी सेफ्टी काफ़ी श्योर की जाती है। तो इसी चीज़ को लेकर एक मशीन आई है, टोटलाइजर मशीन। ये क्या काम करती है? ये कई सारे बूथ के रिजल्ट को कंबाइंड कर देती है। अब आपको लगा होगा सर इसका क्या मतलब? तो देखो, जैसे कि हमने अभी आपसे क्या कहा कि गुप्त मतदान होता है, किसी को नहीं पता चल पाता किसने किसको वोट दिया, किसने किसको वोट नहीं दिया। छोटा सा एग्जांपल अपने ही गांव से मैं आपको बताता हूँ। मेरे गांव में अभी मतलब प्रधानी के जो चुनाव होते हैं ना, प्रधानी के चुनाव जब हुए थे तो उसमें जो शख्स जीता, ठीक है, जिसको हम लोगों ने जिताया, मतलब कि हाँ इसी को जिताना है, इस बार इसी को प्रधान बनाना है, तो उस सज्जन महोदय को जब हमने प्रधान बना दिया, ठीक है, तो वो सज्जन तो हमारे ऋणी हो गए एक तरीके से। जो भी काम हमारा होता है हमेशा सबसे पहले ही करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी होता है कि हाँ प्रधान बने हैं तो उनकी जो स्टाम्प है, खाली पेज में स्टाम्प लगा के सर आप जो भी लिखना आप लिख लीजिए, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। मतलब जो भी काम लोकल वाले होते हैं, कोई अप्रूवल वगैरह करानी होती है, तो उनके पास एक सज्जन पहुँचे कि सर हमें भी कॉलोनी वालोनी दिला दीजिए। तो उन्होंने पूछा पहले बताओ मुझे वोट दिया था? उसने कहा नहीं वोट नहीं दिया था। बोले रुको अच्छा चेक करते हैं। उसने बोला मैंने वोट दिया था। तो उसने कहा रुको एक मिनट। उसने वोटिंग लिस्ट निकाली अपनी, और ये होता है ना कि किस एरिया से किसको कितने वोट मिले, ये पता चल जाएगा आपको कि किस एरिया से और किस बूथ से आपको क्या वोट मिला था, कितना मिला था। तो इसने देखा कि अच्छा इस बूथ से तो मुझे केवल 10 वोट मिले और 10 जिन्होंने दिए वो तो मेरे साथ हैं, यानी कि तुमने नहीं दिया। फिर उससे ज़्यादा जब पूछा तो उसने बोला हाँ भैया हमने आपको नहीं दिया था, ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा फिर कॉलोनी मांगने क्यों आ गए? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो छोटे स्तर की बात है कि इसने वोट नहीं दिया इसलिए इसका काम नहीं होगा, ठीक, जिसने दिया उसका काम होगा। तो सरकार ने, चुनाव आयोग ने इसी चीज को दूर करने के लिए जितने भी बूथ हैं उनको एक साथ मर्ज कर देगी। अब क्या करेगी कि अभी आप बूथ बाय बूथ लिस्ट लिए बैठे हो, फिर आपको 10 बूथों की एक साथ लिस्ट मिलेगी, तब भाई साहब 100 में ढूंढ के बताना कि क्या इसने दिया था कि नहीं दिया था। तो इससे नागरिकों का शोषण कम होगा। इतनी बातें समझ के यही समझाना था। बाकी चुनाव उनाव मुझे आपसे नहीं करवाने, ना ही आपको प्रधानी का चुनाव लड़वाना है, ठीक है। चलिए अगला आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये क्या है? 2014 की योजना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाई है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेपी की बर्थ एनिवर्सरी पर इसे लॉन्च किया गया था। इसमें था क्या, खूबसूरती क्या थी, इस पर क्वेश्चन आएगा, ये मान कर चलना। सरकार देखो यूपीएससी 19 स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछती है, या तो जो स्कीम बहुत ज़्यादा फेल हो गई हों, या तो बहुत ज़्यादा वो जो स्कीम हैं सफल हुई हों, ठीक है, तो उनकी कंडीशंस पे और उनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। और जब उनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना क्या है कि इसमें एक दिया ये गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना में कि जो एमपी है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक है, एमपी 3 गांवों को गोद लेगा, ठीक, 5 वर्ष में 2024 तक 8 गांव लेगा, ताकि वो गांव मॉडल का एक काम कर सके। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी गांव को गोद लिया था, सचिन तेंदुलकर साहब ने ज़्यादा गांव को गोद लिए थे, ठीक।
साथ ही यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है केवल सड़कें बनवा दी, केवल वहाँ पे मार्केट इन्वॉल्व करा दी, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम मजबूत कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ की जो सोशल वेलबिंग है यहाँ, यानी कि वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ का जो समाज है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना, वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्टअप करना, वहाँ के जो ह्यूमन हैं उन ह्यूमंस की डिग्निटी को श्योर करना, और साथ ही जो पर्सनैलिटी उनकी है या क्या है कि जो पर्सनल इम्प्लीमेंटेशन है, इन चीज़ों को भी वहाँ पे वहाँ पे जो व्यक्तिगत रूप से है उसको भी इम्प्रूवमेंट लाना। क्लियर? यानी कि हर एक चीज़ को बेस्ट से बेस्ट बनाना, ये पर्पस है एमपी के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना में। सेकेंड क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो आप बता देंगे सर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा, क्या करेगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये दे देगा कि ये जो योजना है, इस योजना को ग्राम पंचायत इंप्लीमेंट ना करके वहाँ का लोकल एमपी इंप्लीमेंट करता है। तो आप कहोगे नहीं साहब गलत बोल रहे हो आप, ठीक है। तो कौन करता है, या यहाँ पे दे देगा जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, या यहाँ पे दे देगा ग्राम सचिव। तो आप कहोगे नहीं साहब ग्राम पंचायत इसे इंप्लीमेंट करती है। अपना खुद का गांव नहीं चुन सकते एमपी, अदर नॉमिनेटेड मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब अपना खुद का गांव ये नहीं चुन सकते हैं एमपी, क्लियर। अन्य जो हैं वो नॉमिनेटेड अपना चुन सकते हैं, जबकि नॉमिनेटेड वो हैं वो कहीं भी गांव का चुनाव, बट अपना गांव नहीं। सिंपल सी बात है, किसी को भी अपना गांव चुनने की परमिशन नहीं है। अपना गांव तो कोई भी डेवलप करा देगा ना, पड़ोस के बच्चे को अगर कोई मदद कर दे ये बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चे को तो सभी सोना और हीरा ही मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरों के बच्चे को हीरा और सोना मान के चलें तो अच्छी बात है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी कि अपना खुद का गांव आप नहीं चुन सकते एमपी, अदर को आप चुनेंगे, ठीक है, उसको नॉमिनेट करेंगे। जबकि जो नॉमिनेटेड पर्सन यानी कि जो नामित मनोनीत सदस्य हैं वो कहीं भी गांव का चुनाव करेंगे, बट अपना गांव नहीं करेंगे। इस लाइन को फिर से मैं एक बार समझा देना चाहता हूँ। देखो एमपी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ठीक है, कि इतने परिसीमन क्षेत्र के अंतर्गत उसके कई सारे गाँव आते हैं। मान के चलो कि उसके लगभग 50 गाँव आए, ठीक है। तो 50 गांव में वो अपना गांव नहीं चुनेगा केवल, ठीक है, बाकी 49 में किसी की भी गांव को चुन लेगा, लेकिन दूसरे एमपी का नहीं चुनेगा वो। ध्यान रखना, मतलब दूसरे एमपी के गांव में जाकर वो उसका चुनाव नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है। और ना दूसरा वाला इसके गांव को चुनेगा। इसमें ये भी तो हो सकता है कि भाई मैं तेरा कर देना तू मेरा कर दे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक। लेकिन जो नॉमिनेटेड पर्सन है, मनोनीत जो सदस्य है, वो पूरे भारतवर्ष में कोई भी गाँव ले सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा कि वो अलग अलग क्षेत्र के गांवों को लिए हैं, क्लियर। तो इतनी बातें आपको समझनी थी, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। अगला है यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। नाम से समझ में आ रहा आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है, तो आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट बेसिक याद होना चाहिए कि यूएस ज्वाइन नहीं करेगा, चाइना इसे करेगा। 2014 में ये फोर्स में आई थी। आर्म्स का मतलब क्या, हथियारों की होड़ से, ठीक है। उद्देश्य क्या कि कन्वेंशनल जो आर्म्स होते हैं, जो छोटे हथियार होते हैं, उनको इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना। छोटे छोटे हथियार मतलब छोटी छोटी पिस्टल, बंदूक, ठीक है, कारतूस, बम, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको रोकना, ठीक है। बट डोमेस्टिक सेल और यूज ऑफ वेपन्स को रेगुलेट नहीं किया जाएगा। मतलब जो घरेलू होता है बिक्री, उसको रेगुलेट करने की बात नहीं की गई। आप कितनी भी बंदूकें घर के लिए खरीद सकते हो, ठीक है। 105 देशों ने रेटिफाई किया, भारत ने इसे ज्वाइन नहीं किया। सिंपल सी बात है, जब यूएसए नहीं करेगा तो भारत कौन होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, चलिए इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड आपसे पूछ सकता है, ईस्ट चाइना सी में है, ठीक है। चीन व जापान के मध्य विवाद है। क्यों विवाद है, आप लोगों के पास मोबाइल होगा इस समय, हाथ में ही लिए हो, चेक भी लेकर मतलब पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। आप में से अधिकांश के पास आईपैड होगा, नॉर्मल सी बात है। या जैसे मेरे पास जो सिस्टम है और मैं जो आपके साथ ये लिख रहा हूँ, ये जो पेन आपके साथ चला रहा हूँ डिजिटल पेन, तो मैं जिस स्लेट पे इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, वो स्लेट में जिस मटेरियल का उपयोग हुआ है, ध्यान से सुनना, उस स्लेट में जिस मटेरियल का उपयोग हुआ, जिस कारण मैं इतना इजी ढंग से इसको लिख पा रहा हूँ, उस मटेरियल की प्राप्ति वास्तव में इसी सेनकाकू आइलैंड में हो रही है। समझ रहे हो? यानी कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि इन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उन इक्विपमेंट्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा भंडार सेनकाकू आइलैंड में मिला है। तो चाइना और जापान इस पे डोमिनेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा है, वो कह रहे हैं मेरा है।
क्यों कह रहे होंगे? क्योंकि उनको ये जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग हब है वो मिल जाएगा, तो दूसरे देशों से खरीदना नहीं पड़ेगा और इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी है। अब मैं जिस पे मैं ये लिखता हूँ वही ऑलरेडी नॉर्मल सा 30 से 35 हज़ार रुपये का है। सोच सकते हो छोटा सा है, बिल्कुल एक बुकलेट की तरह, A4 पेपर साइज का। तो A4 साइज का अगर 30,000 रुपये का वो आपका है और उस पर भी आपको लिखना पड़ रहा है, तो समझो कि सेनकाकू आइलैंड में कितने बड़े बड़े भंडार होंगे। कुछ बच्चे करेंगे सर बहुत बता लिया, सेनकाकू दिखा तो दो पहले, हम भी तो देख लें, अगर हमें कभी मौका मिला तो हम भी कब्जा अपना दावा ठोक देंगे कि हाँ भाई देखो ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के नीचे जो लगा हुआ है ना ये हमारा है, तो तुम होते कौन हो? ठीक है, तो देखो ये ईस्ट चाइना सी आपको मैंने दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेनकाकू, ये देखिए आपका है सेनकाकू आइलैंड। क्लियर? तो इस सेनकाकू आइलैंड को लेकर ही वास्तव में डियाडो आइलैंड इसको कहते हैं। आप ऐसे देख सकते हो इसकी पिक्चर। ठीक है, छोटा सा आइलैंड होता है, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं और उसी मिनरल्स को लेकर ही यहाँ पे विवाद चल रहा है। ठीक, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपसे यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी के पास में ये आपका सेनकाकू आइलैंड है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं हम अपना अगला जो हमारा इसमें आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? अगला आर्टिकल है माउंट मेरेपी। माउंट मेरेपी क्या? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। आपसे बस यही क्वेश्चन पूछेगा, माउंट मेरेपी मैचिंग करने को दे देगा तो आप बता देना इंडोनेशिया में। आप इसकी भी लोकेशन देख सकते हो माउंट मेरेपी की। ठीक है, माउंट मेरेपी यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, माउंट मेरापी। क्लियर? ये देखिए इंडोनेशिया में है आपका माउंट मेरापी। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं माउंट मेरापी। क्लियर? काफ़ी अच्छा माउंटेन बना हुआ है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन है, आपको हमने 3D में दिखा दिया। क्लियर? तो यही है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि इसमें ज्वालामुखी का उद्गार समय दर समय होता रहता है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और देख सकते हो कि कितने सारे ज्वालामुखी ऑलरेडी वहाँ पे इंडोनेशिया में हैं। ठीक है, तो माउंट सम्बिंग। क्लियर? तो वही है, बहुत सारे वहाँ ज्वालामुखी हैं। ठीक, तो आपको याद नहीं रखना ज़्यादा। फिर बात आती है यहाँ पे आपका डियरबॉन्जिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये क्या है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे याद ये रखना है कि इसमें 4 देश हैं, अर्जेंटीना, अजरबैजान, भारत और मोरक्को। ठीक है, मोरक्को की लोकेशन, आपको सारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना इसमें। जैसे मैंने आपको बताया क्या, अर्जेंटीना और आपका अजरबैजान। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि अजरबैजान और आर्मेनिया क्यों विवाद में है, क्योंकि कराबेक जो रीजन है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। मोरक्को की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन कंट्री है ये, और यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन इसी बार पूछा था मोरक्को को लेकर कि क्या ये मेडिटेरियन सी से लगता है। और मोरक्को एकमात्र यहाँ की ऐसी कंट्री है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर दोनों को टच करती है। जिब्राल्टर से संधि के द्वारा स्पेन से अलग भी होती है। ठीक है, तो जिब्राल्टर क्या, भूमध्य सागर और अटलांटिक को दोनों को डिवाइड करती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान आपने यहाँ पे देख लिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य में विवाद चलता है। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपको अच्छे से पता है कहाँ पे है, अर्जेंटीना आपका है साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में ये है आपका यहाँ पे, ये बोलीविया, ये ब्राज़ील, ये पेरू, ये पराग्वे और यहाँ है चिली और ये है आपका अर्जेंटीना। क्लियर? कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना कि क्या अर्जेंटीना से मकर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। इतनी बातें हो गई। चलिए अगला आता है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम क्या है। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम वास्तव में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो OECD के मेंबर कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, थिंक टैंक है एक तरीके का। इंडिया इसका मेंबर 2008 में बना था। 60 मेंबर कंट्री। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये UN का अंग है क्या, तो आप बताओ ये UN का अंग है कि OECD से रिलेट है? OECD से रिलेट है। ठीक है, और वैसे भी एक थिंक टैंक है, समझ रहे हो। जैसे हमारे यहाँ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वो क्या है, एक तरीके का थिंक टैंक जिसके आर्टिकल हम आपको कवर कराते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है इसमें फोल्ड स्कोप के बारे में। फोल्ड स्कोप क्या है?
फोल्ड स्कोप एक तरीके से नाम से समझ में आ रहा है फोल्ड करना किसी भी चीज को, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कई बार YouTube पर छोटे छोटे वीडियो कि वो लोग क्या करते हैं, कोई उनका बेड है, ठीक है, उस बेड को फोल्ड कर दिए तो वो एक तरीके का क्या बन गया, सोफा बन गया, उसको फोल्ड कर दिए तो डाइनिंग टेबल बन गई। मतलब अलग अलग तरीके का उसका डिजाइनिंग बनाना। या आपने देखा होगा कि कई सारे उसमें वीडियो आपको दिखाते हैं, चाइनीज़ वाले क्या करते हैं कि अपना फोल्ड कर दिए तो कभी कुर्सी बना दिए, फोल्ड कर दिए तो कभी कुछ बना दिए। बिल्कुल वैसा ही है ये फोल्ड स्कोप। इसमें क्या होता है कि इसमें माइक्रोस्कोप को बनाने की बात आई है ना, माइक्रोस्कोप को इसमें बनाने की बात आई है। फ्रूगल साइंस मूवमेंट का ये पार्ट है जिसका पर्पस होता है सस्ते से सस्ते टूल्स को डेवलप करना। मतलब एक मूवमेंट चल रही है साइंस को लेकर कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको सस्ते से सस्ता बनाना। छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी मेले में गए होंगे या आप बस में कभी देखे होंगे, तो बस में आपको बेचने आता था क्या कि 10 रुपए के 2 पेचकस ले लो, है ना, ये प्लास ले लो, पूरी जो टूल्स होती है इलेक्ट्रिक की किट वो आप 100 रुपये में ले लो, 50 रुपये में ले लो। और वैसे आप परचेज करने जाओ मार्केट में तो एक प्लास ही आपको 100 रुपये का मिलेगा, लेकिन वो लोग क्या करते थे, बल्क में आपको सस्ते में दे देते थे, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ है, कई जगह उपयोगी होगा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मालाबार विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे मे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला 1921 में हुआ था। अब एक बात बता दो, 1921 में एक और मूवमेंट चल रहा था, उसका क्या नाम था, उसका मूवमेंट का नाम था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो मालाबार विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 2021 में इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। केरल के मालाबार मुस्लिम द्वारा हिंदू जमींदार जो थे उनके खिलाफ यहाँ पे हुआ था, ठीक है। शुरू में तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध था, बाद में इसने कम्युनल रूप ले लिया था। इतनी बातें समझ गए। चलिए, होता क्या था, जो मालाबार का जो रीजन है आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी हम ये पढ़ते हैं अपना भारत, ठीक है, अपने भारत में यहाँ का जो रीजन है मालाबार होता है, ये जो होता है कोरोमंडल तट होता है। तो इसी केरल में रहने वाले जो मालाबारी या कहीं मुस्लिम जो किसान थे वो हिंदू जमींदार से परेशान थे, तो उसी को लेकर ये रिवोल्ट हुआ। शुरू में तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, बाद में वही हिंदू मुस्लिम हो गया, ठीक है। कुजा अहमद हाजी इसके मुख्य नेता थे और समानांतर सरकार चलाई। आप में से अधिकांश बच्चों को पता होगा समानांतर सरकार हमने क्या बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, ठीक है, एक नेशनल लेवल पे, उसी के पैरेलल अपनी एक लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देना और उससे स्वतंत्रता की बात करना, ये कहलाता है पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर बात आती है आईपीसी सेक्शंस के बारे में। आईपीसी सेक्शन 309, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आत्महत्या से संबंधित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1929 में मेंबर बने थे। नेहरू कैबिनेट में इनको इंडस्ट्री जो मिनिस्टर था उसका दर्जा दिया गया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट वाइस चांसलर थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और महाबोधि सोसाइटी तथा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे, हेड थे। संविधान सभा के सदस्य बने थे और इन्होंने कहा था एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान। अब याद आता है मोदी जी हर एक चीज एक ही क्यों कर रहे हैं कि एक पुलिस व्यवस्था हो, एक राशन कार्ड हो, ठीक है, एक ही न्यायपालिका हो, है ना, एक ही संविधान हो, ठीक है, एक ही देश हो, एक ही झंडा हो। क्यों? क्योंकि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। क्लियर? तो इतनी बातें समझ गए। आपको नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ये संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की, महाबोधि सोसाइटी से भी जुड़े थे, इन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान की बात की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट चांसलर थे, निम्न में से कौन? वी.डी. सावरकर, ठीक है। और आपको दे देगा दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्लियर। और आपको नाम दे देगा एक और, इनका क्या बोलते हैं, वीर सावरकर मैंने आपको बता दिया, इनका लाला लाजपत राय, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक, तो ऐसा नहीं करना है, बता देना श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बेडहू नेविगेशन, ठीक है, बेडहू नेविगेशन ये चाइना का सिस्टम है, जीपीएस मतलब, ठीक है। जैसे इंडिया का हमारा क्या है बताइए, IRNSS, ठीक है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं इसको क्या, नाविक, क्लियर। यूएसए का क्या है, जीपीएस आपका, ठीक है। और आपका जापान का QGSS, ठीक है। और बाकी तो याद किसी का रखना नहीं है हमें। कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना, कंप्रेस का मतलब दबाना, प्रेशराइज करना। बायोगैस का मतलब जो गोबर से या किसी अन्य चीज़ों से प्राप्त की जाती है, ठीक है।
तो बायोगैस को अगर हमने कंप्रेस कर दिया तो वो कहलाती कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। तो बायोगैस एक रिन्यूएबल क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हमने आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये जब रिन्यूएबल है तो पॉल्यूटेड होगी या नॉन पॉल्यूटेड होगी, नॉन पॉल्यूटेड होगी, मतलब ये किसी भी तरीके का कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन एवं कंप्रेस्ड जब कर दिया जाता है तो इसे कंप्रेस्ड बायोगैस कहते हैं। इसमें मीथेन की मात्रा 95% होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे इसी पे क्वेश्चन बना देगा कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, मीथेन इसमें अनुपस्थित होती है, तो आप कहोगे नहीं बाबूजी मीथेन ही तो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। साथ ही नेचुरल गैस की तरह इसका सब कुछ होता है। सतत स्कीम इसी से संबंधित है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन पूछते कि सतत स्कीम का संबंध किससे है तो आप बता देना सतत स्कीम का संबंध है किससे, कंप्रेस्ड बायोगैस से। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है इन स्पेस। इन स्पेस क्या है, ध्यान से पढ़ना इसको। इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये क्या काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देना ताकि वो इसरो का डाटा यूज कर अपनी सर्विस को कैरी आउट कर सकें। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इसरो है ना, वो जैसे स्पेस लॉन्च करता है, ठीक है, तो उसके डाटा का आप उपयोग करें, ठीक। उसके डाटा का जब आप उपयोग करेंगे तो जो भी बाकी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपना स्पेस क्राफ्ट जो अपना सैटेलाइट आपसे लॉन्च कराना चाहते हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। यानी कि मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो इसरो अपनी एक जो नई विंग यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करती है, जैसे आपको एक पता है हमारी एक और कंपनी है एंट्रिक्स, ये दो कंपनी क्या है, ये दो हमारी कॉमर्शियल जो होती हैं विंग है इसरो की, यानी कि व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित जो भी डील होती है, जो भी सैटेलाइट किसी का लॉन्च करवाना होता है तो डायरेक्ट वो इसरो से नहीं मिलता, एंट्रिक्स से मिलता है। अब वो किससे मिलेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से, और इसरो के इसी डाटा का उपयोग करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आपसे नॉर्मल सा बस क्वेश्चन ये पूछागा कि एंट्रिक्स क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, तो आप बता देना कि साहब ये सब के सब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं जो इसरो के साथ मिलकर काम करते हैं। फिशिंग कैट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए कि फिशिंग कैट क्या होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा कि बिल्ली जो होती शिकार करने वाली उसी की बात की जा रही, ठीक है। IUCN में वनरेबल है, भारत में सुंदरबन, हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी घाट के रीजन में पाई जाती है। मोटे तौर पर कहें कि अधिकांशतः भारत में पाई जाती है, ठीक है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, आपको याद नहीं रखना है, ठीक। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की कौन जारी किया, तो यूनेस्को ने। एक तो ये याद रखना है। एजुकेशन का संबंध किस गोल से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। ऑलरेडी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आपको जो 17 गोल्स हैं उनका प्रीलिम पैड प्रोवाइड करा दिया है, उसको हर हाल में रट्टा मारो, याद करो, उसे लिखो, ठीक है, आपके बहुत काम आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। चलिए फिर यहाँ पे बात आती है इंचियान डिक्लेरेशन। इंचियान डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, एजुकेशन से, और वो किसके द्वारा जारी की गई, यूनेस्को के द्वारा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किंगदाओ डिक्लेरेशन, तो आप बता दोगे कि किंगदाओ डिक्लेरेशन का संबंध भी एजुकेशन से। मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ आपको, अगर दे दे हाल ही में चर्चा में रही इंचियान डिक्लेरेशन और किंगदाओ डिक्लेरेशन का संबंध किस संगठन से है, तो यूनेस्को से। इंचियान डिक्लेरेशन और किंगदाओ डिक्लेरेशन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शिक्षा से, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये पूछते ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, UNDP के द्वारा। कहोगे पागल हो क्या, यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। ऐसे देखो आप लोग ना जब ऐसे बोलते हो, किसी को कुछ कहते हो तो वो चीज़ें याद रहती हैं, तो ऐसे ही बोला करो कि पागल हो क्या, कि मतलब यूनेस्को ने नहीं जारी की है। हद होती है भाई, अकेले ऐसे बोला करो। जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं यार मुझे एक दोस्त चाहिए, मुझे एक सहेली चाहिए जिससे हम बात करें। खुद से बात करो ना। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि खुद से समय बिताओ तो अच्छा है, दुनिया की इस भीड़ में चलने से खुद में ही रहकर खुद का समय बिताओ तो अच्छा है। हम नहीं बिताते हैं समय अपना खुद में रह के, ठीक है। चलिए अगला है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गलत भी कराएगा, तो वो चीज़ें देख लो जहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये गलत कराएगा, ठीक है। CCEA द्वारा इसे 15,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए फंड बनाया गया है, ठीक है।
तो यहीं पे आपको गलत कराएगा। 15,000, 1500, 150 है ना, तो इसी पे गलत करा देगा। क्या करेंगे, एफपीओ, एमएसएमई और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको 10% मिनिमम मार्जिन मनी प्रोवाइड कराई जाएगी। इंस्पायरेशनल जिलों को छूट मिलेगा इंटरेस्ट रेट पे। मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ तो ये क्या है, एक तरीके से एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए ये एक 15,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। इस फंड से एफपीओ यानी कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एमएसएमई जो प्राइवेट कंपनियां, वो इससे लोन ले सकती हैं। जो उनको लोन मिलेगा वो 10% मिनिमम मार्जिन मनी पे मिलेगा, मतलब मार्केट से जो लोन लेंगी और जो यहाँ से उनको लोन मिलेगा वो अपेक्षाकृत सस्ता मिलेगा। और उन लोगों को और ज़्यादा छूट मिलेगी जो इंस्पायरेशनल जिले हैं। इंस्पायरेशनल जिले उन जिलों को कहते हैं, आकांक्षी जिले, जिसमें संभावनाएं होती हैं कि आगे चलकर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प पहुंचाएंगे। इतनी बातें समझ गए, बाकी आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। जस्टिस जी रोहिणी आयोग का संबंध किससे, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो ओबीसी में आरक्षण की न्याय संगतता के लिए। आपको पता है कि ओबीसी में एक कॉन्सेप्ट चलता है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि वो ओबीसी के मेंबर जो अब सामाजिक और राजनीतिक शैक्षिक रूप से पीछे नहीं है, ठीक है, पिछड़े हुए नहीं है, उनका स्टेटस अब समाज में बेहतरीन हो गया है, अब वो बूस्ट हो गए हैं, तो इसलिए उनको आरक्षण न देना, बाकी उन ओबीसी कैंडिडेट को आरक्षण देना जो कि अभी भी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ गए, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अथिरापल्ली वाटरफॉल्स कहाँ पे, केरल में। ये तो भले आपसे ना पूछे अथिरापल्ली वाटरफॉल्स कहाँ पे, केरल पीसीएस में भले पूछ ले, बट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में कादर जनजाति, कादर खान वाली कादर जनजाति नहीं, ठीक है, और वैसे वो जनजाति नहीं थे, क्लियर, वो एक तरीके का बहुत ही रॉयल पर्सनैलिटी, ठीक है, आपको पता है कि लास्ट उनका जीवन बड़ा खराब ही बीता है, ठीक। तो कादर जनजाति केरल में है, क्लियर। बाकी इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। स्किल बिल्ड रेजनेट, ये क्या है, स्किल बिल्ड रेजनेट क्या, एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम से ही समझ जाओगे स्किल से रिलेटेड कोई एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। कोकोलिथोफोरस एंसेंट एल्गी, आपसे नहीं पूछेगा। लीस मिनासिस क्या है, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। लीस मिनासिस आप याद कर सकते हो, हालांकि में भी, क्योंकि एक तरीके की डिजीज़ है तो में भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा लीस मिनासिस क्या है, तो ये एक तरीके की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ठीक है। इतना ही बस याद करना है कि लीस मिनासिस क्या है, तो एक तरीके की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ठीक। ये 3 तरह की होती है, पहली वाली को काला आजार कहते हैं, ठीक, ये पैरासाइट से स्प्रेड होता है, मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जरूर जा सकता है कि काला आजार किससे होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है, पैरासाइट से होता है, तो पैरासाइट से होता है यानी कि परजीवी से होता है, इसे ही ब्लैक फीवर कहते हैं। क्या व्यक्ति की मौत हो जाती है, हाँ बाबूजी मौत हो जाती है, ठीक है। तो अब आपके लिए समझ में आ गया कि हाँ लीस मिनासिस क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तरीके का नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, कई तरह का होता है, इसमें काला आजार प्रमुख है। काला आजार जो होता है वो एक तरीके का क्या होता है, पैरासाइट से बीमारी होती है। अच्छा ये बताना कमेंट बॉक्स में, मलेरिया किससे होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है, पैरासाइट से होता है, किससे होता है बताइएगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है विवेकानंद, तो वो हम आपको जब करंट पढ़ाएंगे 12 जनवरी के समथिंग का, वहाँ पे आएगा, ठीक है। बिहेवियर चेंज कैंपेन बिल्कुल नहीं पूछेगा। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यूएनओडीसी के द्वारा। यूएनओडीसी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्रग ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हालांकि याद नहीं रखना होता है आपको पूरा नाम, बट फिर भी जिनका पता हो उनका याद रखो, जिनका नहीं पता उनको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों को एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, ये याद रखना भाई साहब एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, नहीं तो आपसे यूपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देती है, उस समय दिमाग घूम जाता है कि अरे वाह एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताओ, हमें नहीं पता है, ठीक है ना, तो याद रखना। एंथ्रोपॉज क्या होता है, मानव की एक्टिविटी कम होने को नाम दिया गया। एंथ्रोपॉज मतलब एक ऐसी घटना जब इस पृथ्वी पर मानव ने काम करना ही छोड़ दिया। आपको पता है लॉकडाउन जब हुआ तो सभी मानव घर के अंदर, जो बेचारे कुत्ते बिल्ली जानवर हैं वो सब परेशान हो गए कि सब मानव कहाँ गए भाई, इनको कौन खा गया। तो वो जब घर से बाहर निकले, जंगलों से बाहर निकले, शेर बाबा आए बाहर, देखे कोई गाड़ी नहीं चल रही है, कोई आदमी नहीं है, ऊँट वगैरह सब बाहर आ गए, गैया, ठीक है, कुत्ते वगैरह, वो बेचारे परेशान,
कि कैसे जीवन अब जिया जाएगा। भाई पहले आदमी होता था वो मारता था, पत्थर फेंक के मारता था, ठीक है, तो सब हैरान हो गए जानवर वगैरह, तो उनका बिहेवियर बड़ा चेंज हो गया। पहले वो आदमी से लड़ लेते थे, अब कोई लड़ने वाला ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब आदमी खुद ही अपने घर में लड़ रहा है रात दिन, खाना नहीं बनाया तुमने, बताओ ऐसे करती हो वैसे करती हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा हुई है, आपने पढ़ा होगा इस बार, मतलब लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे। तो वही चीज़ है, उसी घटना को कहते हैं एंथ्रोपॉस, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन, ठीक है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता में माना जाता था कि चिकन का मतलब खोज हुई थी। अब पता चला है कि नॉर्दर्न थाईलैंड, साउदर्न वेस्ट चाइना में भी हमने चिकन की वैरायटी भेजी थी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के समाज पे, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के खाने में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, खाद्य विविधता थी। तो आप बता दो कि दोनों बातें सर सही हैं, वो शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, यही तो थिंकिंग करना होता है आपको। मरीच, मरीच क्या है? आपने देखा होगा हमारे ग्रुप में एक का नाम मरीच भी है, ठीक है। अब सोच लो जिसका नाम मरीच है उसको ध्यान रखना चाहिए, वो कौन है? वो स्वदेशी एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है, ठीक है। अब आप में से अधिकांश बच्चों को तो टॉर्पीडो पता हो गया होगा ना। टॉर्पीडो क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो मिसाइल ऊपर जाती है, यानी कि दिखती है हमें ऊपर, स्थल पे रहती है, स्थली भाग पे, उसको हम मिसाइल कहते हैं कि हाँ ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये है, ये वो है, ठीक, या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। वही चीज़ जब पानी के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। अब सोचो पानी के अंदर आग लगानी है आपको, पानी के अंदर आग लगानी है, सोच सकते हो। तो पानी के अंदर आग तो नहीं लग सकती, तो मिसाइल हमें छोड़ना है, तो ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाता है जो मिसाइल भी हो और सामने वाले दुश्मन देश की जो पनडुब्बी है उसको समाप्ति भी कर दे। तो उसी को हम कहते हैं टॉर्पीडो। क्लियर? यानी कि पानी में चलने वाली एक तरीके की मिसाइल ही कहलाती टॉर्पीडो। और खास बात क्या है कि इसे हमने खुद से बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया, स्वदेशी है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जितनी भी हमारे यहाँ सुरक्षात्मक दृष्टि से जो भी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो सब डीआरडीओ बनाता है। जो स्पेस से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उसको इसरो ऑर्गेनाइज करता है। क्लियर? तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, ठीक। इतना हो गया। व्हीट प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हीट प्रोडक्शन क्या? मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है पंजाब को छोड़कर व्हीट प्रोडक्शन में, उत्पादन में। नेशनल पूल में कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करता है, बट परसेंटेज में पंजाब की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। 31% मध्य प्रदेश में एरिया है। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों में आप कंफ्यूज हो गए होगे। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में हुआ है? मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखना, ये करंट का स्टेट, इसको करंट में ही चेक करके क्वेश्चन ये किए जाते हैं। तो इसको आप स्किप भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम जब आपका 2021 का बजट पढ़ाएंगे ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम इसको बताएंगे कि इस समय कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है। ये करंट का इशू होता है, तो इसीलिए इस पे ध्यान मत देना, तथ्य मत देना कि पहला राज्य कौन बना दूसरा कौन बना। बट यहाँ मैं दो चीज़ें बस क्लियर कर देना चाहता हूँ इसी स्टेटमेंट को देखकर, कि जब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, ठीक है, किसकी अपेक्षा? पंजाब को छोड़कर, तो ये किससे हो रहा है? ये क्षेत्रफल से। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है तो उसमें प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ, नॉर्मल सी बात है। लेकिन पंजाब का क्षेत्रफल छोटा है और छोटे क्षेत्रफल में, छोटे खेतों में इसकी उपज काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में मध्य प्रदेश का खेत अगर 100 केजी गेहूं उत्पादित करता है, ठीक है, तो वही 1 हेक्टेयर खेत में पंजाब का जो खेत है वो 120 केजी गेहूं उत्पादित करता है। समझ गए हो? तो इसमें ये मतलब आगे है पंजाब। इतनी बातें आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी मत याद रखो, ठीक। अगला आता है लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की जय, ठीक है। तो ये लोग क्या हैं? क्या है, क्या मतलब? अगर इनके बारे में नहीं पता तो फिर आपको क्या पता, ठीक है। तो ये एक तरीके के सबके सब कौन है? उग्रपंथी लोग, या कहें एक तरीके से गर्मपंथी लोग। गर्मपंथी मतलब जिनका ब्लड काफी हीट था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वास्तव में इनकी जो विचार है, इनकी जो धारणाएं हैं, वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक अपने आप में अद्भुत थे। ये कहते थे देखो भाई, याचना प्रार्थना इनसे काम नहीं चलेगा, अंग्रेजों को अगर भगाना है तो लठ उठानी पड़ेगी और 2-2 डंडे मार के इनको भगा दो। और इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट की जब बात आई कि भाई स्वदेशी मूवमेंट को केवल बंगाल तक सीमित मत रखो, पूरे भारत में इसका स्प्रेड कर दो, तो इसी में विवाद हो गया।
और इसी विवाद के चक्कर में आपको पता है कि 1907 में सूरत विभाजन हो गया और 1916 में फिर दोनों आपस में आके मिल गए, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ अधिवेशन में होती अंबिका चरण मजूमदार दास ने की थी। हम आपको पढ़ाएंगे कब? जब हम आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अभी बस बेसिक आपको रिवाइज करा दिए, ठीक है। महाराष्ट्र व बंगाल की मित्रता को बढ़ाया जा सके, लाला लाजपत राय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, आपको पता है। 1917 में इंडियन होम रूल लीग अमेरिका की स्थापना की गई। आपसे इस पे क्वेश्चन आएगा संस्था पे कि इंडियन होम रूल लीग अमेरिका की स्थापना निम्न में से किसने की, तो बता देना लाला लाजपत राय ने। तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को स्थापित किया था पुणे में, ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पाल ने स्वदेशी की बात करते थे, मतलब जो विपिन चंद्र पाल थे वो स्वदेशी की बात करते थे, क्लियर। अगला है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये एक तरीके की ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं समझना है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। 1958 में इसका गठन हुआ था। भारत इसका सॉरी भारत में ही तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, तो भारत उसका मेंबर होगा ही, लेकिन एक प्रोडक्टिविटी जो काउंसिल है वो टोक्यो बेस्ड एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टोक्यो अभी ओलंपिक हो रहे हैं, आपने देखा होगा, कल ही हमारे यहाँ से नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, ठीक है। बड़ी मेहनत उन्होंने की, बड़ा संघर्ष किया, ठीक है। तो श्री आईएएस एकेडमी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। हालांकि वो तो हमने कल ही आपको दे दी थी। तो इंडिया इसका मेंबर है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड है, एक तरीके का एनजीओ है। आपको क्वेश्चन दे देगा ये यूएन का पार्ट है, सिंपल सी बात है, नहीं है, ठीक है। आसियान क्या है? वियतनाम द्वारा चेयर किया जा रहा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो नहीं साहब, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखना। इंडिया किसका मेंबर है? ईस्ट एशिया समिट का, ठीक है। साथ ही इंडिया किसका मेंबर है? आसियान +10 का, क्लियर। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी हम आपको बता देते हैं 1967 में इसका गठन हुआ बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में एक ये हमें बताना, अगर आप लोगों ने याद होगा, आप में से अधिकांश बच्चों को, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि वाशिंगटन जो है ट्रीटी, ठीक है, या वाशिंगटन जो घोषणा पत्र है, उसके तहत किस संस्थान का गठन हुआ था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अब तो आप लोग रिवाइज खुद ही कर रहे होगे, तो इतने क्वेश्चन तो आप आराम से बता दोगे। ढूंढ के बताओ, गूगल से सर्च करके बताओ, लेकिन बताओ जरूर, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। 10 इसमें मेंबर कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस। पहले इंडिया आरसीईपी का मेंबर होता था, अब इंडिया आरसीईपी का मेंबर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो इतने मेंबर हो गए, आपने देख लिया। इनकी लोकेशन हम आपको अभी दिखाएंगे। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता और इंडोनेशिया में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बात आती है एशियन रीजनल फोरम, इसमें 1993 में बनाया गया था। 27 कंट्रीज का मेंबर है, ताकि आसियान का अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ सके। तीसरा इसका ऑर्गेनाइजेशन है आसियान +3, यानी कि 10 आसियान के मेंबर, चाइना, जापान, और आपका यहाँ पे कौन होगा? इंडिया होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसमें इंडिया होगा, साउथ कोरिया होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए ईस्ट एशिया समिट, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया क्या ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है? तो हाँ है, एपेक का मेंबर, बस इंडिया नहीं है, ठीक है। तो ईस्ट एशिया समिट में क्या था कि इसे 2005 में गठित किया गया था, पहला समिट उसी समय हुआ था। 10 आसियान कंट्री, इतनी बातें समझ रहे हो? देखो 10 आसियान कंट्रीज में मेंबर हैं, 8 और मेंबर हैं। 3 तो आपके ये हो गए आसियान +3 वाले, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। बाकी आपके जो 5 मेंबर हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रसिया और यूएसए। पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये बातें याद रखना, क्लियर। इतनी बातें हो गई। अब आपको हम मैप दिखा देते हैं। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। प्यारी पृथ्वी से हम चले यहाँ साउथ ईस्ट एशिया, आसियान का मतलब ही यही है, ठीक है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं एक एक देश। ये देखिए, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया, लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार है आपका, ठीक है, मलेशिया है, सिंगापुर है, आपका इंडोनेशिया है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, ये इंडोनेशिया हो गया। पापुआ न्यू गिनी आपने यहाँ पे देख लिया, क्लियर। आपको होगा सर ये तो है नहीं यहाँ पे, फिर भी क्यों दिखा रहा? दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक। आपको पता है कि ईस्ट एशिया समिट में हमने आपको किसको दिखाया था? न्यूजीलैंड को। तो ये आपका न्यूजीलैंड है, नीचे तस्मान सी के पास में। ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर नहीं है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। सिंगापुर आपने देख लिया यहाँ पे। बाकी आपको हमने अभी आपको क्या था? इंडिया है और ऊपर रसिया है मेंबर इसका, ठीक।
जापान है और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की लोकेशन देखो यहाँ पे ये है, ये आपका जापान है, ठीक है। जापान के बाद ये आपका यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, ये इस जगह पे, हाँ थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, और ये आपका साउथ कोरिया, ये आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में एक माउंटेन है, ठीक है ना, माउंट पेकेटू, ठीक है, सफ़ेद बिल्कुल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी लोकेशन है, कभी टाइम मिलेगा दिखाएंगे, करंट में आएगा चर्चा में तो दिखाएंगे, ठीक है। अगला है खोलंगुन हाइडल प्रोजेक्ट, भारत और भूटान के मध्य है। खोलंगुनचू रिवर पे बनाया गया है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब बहती हुई पानी पे इस हाइड्रोजल प्रोजेक्ट को बनाया गया है, ठीक है। तो आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्स प्रोग्राम नाम से ही समझ में आ जाएगा, पूरा नाम है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, और आगे क्या है आपका लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, यानी कि एजुकेशन से पढ़ाने से रिलेटेड ये प्रोग्राम है स्टार्स। वर्ल्ड बैंक ने असिस्टेंट दिए 6 राज्यों को, हिमाचल, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। क्यों? ताकि स्कूल एजुकेशन की जो गवर्नेंस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आप में से अधिकांश बच्चों को पता है। सेंट्रली जो सेक्टर स्कीम होती है उसका क्या मतलब होता है कि उसमें पूरा का जो 100% पैसा है वो सेंट्रल के द्वारा फंडेड है। सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड होती है उसमें क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल का मिक्सअप होता है फंडिंग का, 60-40 होता है, 80-20 होता है, 90-10 होता है, ठीक है, मिक्सअप होता है सबका अलग अलग, ठीक। बस इतना याद रखना कि स्पॉन्सर का मतलब यही होता है। इस समग्र शिक्षा अभियान में 3 स्कीम हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आती है यहाँ पे ग्राइनेंडोफॉर्मिज्म, ये क्या है, ग्राइनेंड्रोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये एक तरीके का बायोलॉजिकल फेमिना है ड्रैगन फ्लाई में, केकड़ों में भी। कोल आर्द्र भूमि कहाँ पे, केरल में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये कोल वेटलैंड है क्या ये रामसर साइट में शामिल है, और अगर नहीं शामिल है तो केरला की और कौन कौन सी साइट शामिल है बताना जरूर। भेजा है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे तो आप भी तो करोगे, नशा मुक्त आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ध्रुव चिप क्या है, ध्रुव चिप वास्तव में जीपीएस डिवाइस में लोकेशन का पता लगाने के लिए बनाई गई है, कमजोर सिग्नल को भी ये रिसीव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना किसी की लोकेशन ट्रेस करनी होती है, जैसे मुझे अगर आपकी ट्रेस करनी है तो मैं ध्रुव चिप का उपयोग करूँगा, ठीक है। हालांकि मैं उपयोग करता नहीं हूँ, मुझे क्या करना आपकी लोकेशन ट्रेस करके, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। लास्ट ये हमारा जो आर्टिकल है स्टैटिस्टिक्स डे क्या है, ठीक है, सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का गठन किया गया था 1931 में। ये क्या करता है, डाटा कलेक्शन करता है, इंडिया की पॉलिसी को बिल्डअप कराने में अपना काफ़ी अहम योगदान प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने जून माह के पूरे यानी कि तीनों पार्ट, ये जो आज हमारा लास्ट पार्ट था, इसको कवर कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जुलाई माह का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक बात और बता दें, आपको हमने मई 2020 तो पढ़ा दिया, हमने आपको जून 2020 पढ़ा दिया, ठीक। लेकिन हो सकता है कि इनमें अभी बहुत सारे आर्टिकल मिस हो गए हों, समझ रहे हो। तो हमने कोशिश की कि जब जनवरी से हम आपको आर्टिकल कवर कराएंगे, जनवरी 2021 से, तो उसमें आपको मिसलेनियस के लगभग 8 से 9 वीडियो अलग से और देंगे, समझ रहे हो ना। अधिकांशता बच्चों को पता है प्रोमो में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने प्रोमो देखा ही नहीं था। तो जो भी आर्टिकल रह जाएंगे इसमें वो भी हम आपको कवर करा देंगे। मतलब यही है कि करंट अफेयर्स अब आप हमसे पूरी कर लेंगे तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, तो उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कोविड-19 के पैंडेमिक में, मतलब कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।